हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एक दिन मैं केमिस्ट्री की वीडियो डालूंगा क्लास 10th की, और एक दिन बायोलॉजी की, एक दिन फिजिक्स की। तो फिर आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का, जो मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ा दिया था। मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कार्बन के बारे में बताया है, कार्बन की उपस्थिति बताई है कि भूपर्पटी पे कार्बन की भूपर्पटी पे और वायुमंडल में कार्बन कितना पाया जाता है, ये बता चुके हैं। आज हम आपको क्या बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि आयनिक बंध जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। आज क्या हम बात करेंगे, आज क्या है, आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, कार्बन के अपर रूप क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं आपको जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में भी बता दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आपको रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, मैं हल्का सा लेक्चर नंबर 1 से रिवाइज कर देता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध क्या है, आयनिक बंध क्या है। आयनिक बंध का मतलब होता है कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बनने वाला जो बंध है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला जो बंध है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक धातु होती है, मतलब एक धातु परमाणु होता है और दूसरा होगा अधातु परमाणु। ठीक है, आपको पता है कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और अधातु क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो ये कोई धातु A है और ये कोई धातु B है, तो ये A इलेक्ट्रॉन B को दे देगा, यानी कि A इलेक्ट्रॉन जो है B को त्याग देता है, और ये B क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण चार्ज आ जाता है। कुछ याद आ रहा है? तो इस प्रकार से कुछ मैंने आपको आयनिक बंध बताया था। एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था, बहुत से एग्जाम्पल बताए थे। एक हमने बताया था NaCl का। NaCl में देखिए, ये सोडियम है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 11। तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं। फिर करते हैं Cl की बात। Cl, अब Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,7। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो दर्शा देते हैं 1 2 3 4 6 1 7। अब ये धातु है, ये अधातु है। ये धातु क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इसे दे देता है, क्योंकि धातु की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और जो ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आयनिक बंध। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आयनिक बंध पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, मैं उसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए आज क्या बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध की। तो हेडिंग लगाएंगे आप सबसे पहले सहसंयोजक बंध।
सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या चीज है, देखिए पहले हेडिंग लगाएंगे आप, सहसंयोजक बंध, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसे क्या कहते हैं, देखिए इसका मतलब होता है सहसंयोजक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उस समय जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। अब सहसंयोजक का मतलब क्या होता है, सहसंयोजक में होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बनने वाला बंध होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोला मैंने कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को, बनने वाले बंध को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको। कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो वहां आयनिक बंध, और जहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो वहां क्या होता है, सहसंयोजक बंध। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्या बात है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, कि आयनिक बॉन्ड में एक धातु होगा और एक अधातु होगा। इसमें क्या होते हैं, दोनों अधातु होंगे। क्या होंगे, दोनों अधातु होंगे, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, शेयरिंग करेंगे, साझेदारी करेंगे। अब देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि नंबर 1 H2 को देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, H2 में क्या है, ये H है, इसके परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा देते हैं। ठीक है, फिर एक और H है, इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करेंगे, ये इस H का 1 इलेक्ट्रॉन और इस H का 1 इलेक्ट्रॉन, ये करेंगे साझेदारी। अब हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने रहना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, ना कि स्थानांतरण। ये कहेगा तुम मुझे दे दो और ये कहेगा तुम मुझे दे दो, यानी कि साझेदारी कर देते हैं। जैसे कि मान लो रूम पर कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, तो क्या करते हैं कि किसी का मोबाइल का चार्जर जो है ख़राब हो जाता है या खो जाता है, तो दूसरा फ्रेंड क्या कहता है कि मुझे अपना चार्जर दे दो, वो चार्जर देता है और फिर वापस लौटा देता है। इसका मतलब ये है कि वो उस चार्जर की साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है, बांटता है, फिर उसको वापस कर देता है। इसमें ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये देखिए, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने होना चाहिए, 2। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। अब क्या करेंगे, ये करेगा साझेदारी, ये कहेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो मेरी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि मेरी कक्षा जो है पूरी हो जाएगी। तो इसके तो 2 हो गए। अब ये क्या करेगा, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, एक इसका ये है और एक इसने इससे ले लिया है, एक इसका ये है और एक इसने इससे ले लिया है। तो इस प्रकार से बनता है सहसंयोजक बंध। अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। तो ये देखिए एक बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। समझ गए। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं O2 का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, कितना होता है,
8 होता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 6। तो देख लेते हैं, अब इसको देख लेते हैं ये। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर दूसरी ऑक्सीजन 1 2 3 4 यहाँ पर दर्शाते हैं 3 4 5 6। अब क्या करेंगे? ये साझेदारी करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं मैं डॉटेड करके दिखा दे रहा हूँ और इसको क्रॉस करके दिखा देता हूँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसका, ये देखिए। अब क्या करेगा कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 2। और इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 2। तो क्या करेंगे ये भाई साहब, दोनों लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। ये कहेगा कि तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुझको दे दो, और ये कहेगा कि तुम मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो इसके कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, यानी कि इसकी कक्षा पूरी हो गई, ऑक्टेट नियम फॉलो हो गया। तो ये इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। अब ये क्या करेगा? इससे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। ये तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा, अगर इसको मैं एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये दर्शा देता हूँ, और ये तो इसमें देखिए एक बंद ये बन रहा है, एक बंद ये बन रहा है। तभी तो कहते हैं ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो बंद है सहसंयोजक बंद है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण जो है मैं आपको नाइट्रोजन का देता हूँ। किसका? नाइट्रोजन का। अगला उदाहरण नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। तो दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, एक नाइट्रोजन यहाँ। तो इसके भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको क्रॉस से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। चलिए अब क्या करते हैं? इनको साझेदारी कराते हैं। देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये और 3 ये, 1 2 3 ये इस नाइट्रोजन के, और एक ये। तो इसके 2 और 3 5 हो गए, इसके भी 3 2 5 हो गए। अब नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि हैं 5। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, और इससे भी 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत। तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे। तो क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। तो ये वाला नाइट्रोजन कहेगा कि तुम मुझको 3 इलेक्ट्रॉन उधार दे दो, और ये वाला कहेगा तुम मुझको 3 उधार दे दो, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इससे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, और ये वाला नाइट्रोजन भी क्या करेगा? इसके 3 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेगा। तो ये सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5। तो एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है। यानी कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। और पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन में कौन सा बंध होता है? तो आप कहेंगे सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं CH4। आपको नाम याद होना चाहिए इसका। क्या नाम है इसका? मेथेन नाम है।
चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है कि 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम दर्शा देते हैं। अब इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हम हाइड्रोजन को भी दिखा देते हैं। ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम क्रॉस से दर्शा देते हैं। ये देखिए, अब कार्बन जो चाहता है कि मेरी कक्षा को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब मेरा अष्टक पूरा होने के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, और हाइड्रोजन कहता है कि मेरी कक्षा पूरी होने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉनों की, मतलब 1 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है और 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, यानी कि उसके बाहरी कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका जो है बाहरी कक्षा पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेता है, तो इसका काम पूरा हो जाता है, इसकी भी कक्षा पूरी हो जाती है। ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेता है, तो इसका भी काम हो जाता है, और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से भी साझेदारी कर लेता है, तो इसका भी काम हो जाता है, और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से भी कर लेता है, तो इसका भी काम हो जाता है। क्लियर है। अब हाइड्रोजन का तो काम हो गया, बचा कौन, कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करेगा कि हाइड्रोजन का जो 1-1 परमाणु है उनसे सबसे साझा करके अपना अष्टक पूरा करेगा। देखिए कैसे, ये देखिए, एक हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, ये देखिए 1-1 तो कार्बनी का है, यानी कि 4 उसके पास ऑलरेडी है। 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, और 4 मिलकर बन जाते हैं 8, यानी कि कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो बंध बनता है, देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना लिख सकते हैं। यह है मीथेन की संरचना सूत्र। ठीक है, चलिए लास्ट एक और बात कर लेते हैं, किसकी, अमोनिया के बारे में। अमोनिया के बारे में समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, अच्छा, अमोनिया NH3, इसका नाम क्या है, अमोनिया। अब देखिए अमोनिया का लफड़ा क्या है। अमोनिया जो है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3, 4, 5 होते हैं, और अमोनिया से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, देखते हैं। तो ये क्या करेगा कि 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 1 हाइड्रोजन ये है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, एक यहाँ पर भी दर्शा देते हैं, तो संरचना सूत्र सही मिल जाएगा। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, वही बात कि हाइड्रोजन को चाहिए 2 और नाइट्रोजन को चाहिए 8, मतलब कक्षा पूरी होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत, इसको 2, तो इसके पास 1 ऑलरेडी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा, और ये वाला भी एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा, ये वाला भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। तो इसका भी कक्षा पूरी हो गई, इसकी भी कक्षा पूरी हो गई, और इसकी भी कक्षा पूरी हो गई। अब नाइट्रोजन की कक्षा पूरी होनी है। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन इसका, 2 इसके पास हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि 2, 4, 6, 8, यानी कि अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा हो गया। इसकी अगर संरचना की बात करें तो ये बनेगी इसकी कुछ ऐसी संरचना। ये समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ था सहसंयोजी बंध।
मैं आशा करूँगा कि आप समझ गए हैं। अच्छा, आगे बात क्या करते हैं, आगे बात करूँगा मैं आपके लिए, आगे बात करूँगा कार्बन के अपर रूप, यानी कि अपर रूप की बात करूँगा। अपर रूप क्या है? अपर रूप का मतलब होता है कि किसी भी तत्व का अनेकों रूप में पाया जाना, अनेकों रूप में पाया जाना है, या ऐसा कह सकते हैं किसी तत्व के अनेक रूप, किसी तत्व के अनेक रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे कि देखिए, लिख लेते हैं पहले, किसी एक तत्व के अनेक रूप को अपर रूपता या अपर रूप कह सकते हैं, अपर रूप, अपर रूप। अब देखिए, जैसे कार्बन के अपर रूप कितने हैं? कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के जो अपर रूप की अगर बात करें तो कार्बन हीरा के रूप में भी पाया जाता है, यानी कि कार्बन का अपर रूप हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, क्या है भाई, फ्लोरीन और फ्लोरीन लिख लेना, फ्लोरीन, ठीक है। हीरा का और ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है, कोयला के रूप में भी पाया जाता है, कागज के रूप में पाया जाता है, ETC आदि के रूप में पाया जाता है। तो क्या होता है, किसी तत्व के अगर अनेक रूप हो तो उस रूप को कहते हैं अपर रूप। जैसे कार्बन का अपर रूप हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, कोयला है, कागज है, ETC। तो आप समझ गए होंगे कि अपर रूप क्या है। अब हीरा की बात करें तो हीरा की संरचना आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रही होगी, ठीक है। और फ्लोरीन और ग्रेफाइट, पेपर में आपसे ये पूछेगा कि कार्बन के अपर रूप बताइए, या बहुविकल्पी में पूछ लेगा कि ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, हीरा किसका अपर रूप है, तो आपको बताना है कि हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जैव शक्ति सिद्धांत और हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। और ये मतलब कल की जो वीडियो आएगी, कल की तो आपको पता है फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए या बायोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक वीडियो कर दें, ठीक है।